फिर भी मैंने खुद को सबसे पहले पैसे दिए। वे अकाउंटेंट्स और बुक कीपर दहशत में चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, इनकम टैक्स विभाग आपको जेल भिजवा देगा, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ देंगे, वे बिजली काट देंगे। फिर भी मैंने खुद को सबसे पहले पैसे। आप पूछते हैं क्यों? क्योंकि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी नामक कहानी इसी बारे में है। आत्म अनुशासन की शक्ति और आंतरिक सहन शक्ति। मेरे अमीर डैडी ने मेरे काम करने से पहले ही माह में मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग संसार की ठोकरें सहन करते रहते हैं। एक बिल वसूलने वाला आकर हड़काता है और आप या तो पैसे देते हैं, वरना सेल्स क्लर्क कहता है, ओह इसे बस अपने चार्ज कार्ड में डाल दे। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है, मकान खरीद ले, सरकार मकान खरीदने पर टैक्स में छूट देती है। यह पुस्तक इसी बारे में है। आप में ज्वार के खिलाफ जाने और अमीर बनने का साहस होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमजोर ना हों, लेकिन पैसे के मामले में बहुत से लोग डरपोक बन जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि गैर जिम्मेदार बने। मेरे पास ऊंचे क्रेडिट कार्ड कर्ज और ऐशो आराम की चीजों के कर्ज नहीं है। इसका कारण ये है कि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं अपनी आमदनी न्यूनतम इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए मेरी आमदनी नेवाड़ा के एक कॉर्पोरेशन के जरिए मेरे संपत्ति वाले कॉलम से प्राप्त होती है। यदि मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान सबसे अंत में करता हूँ, लेकिन मैं वित्तीय दृष्टि से इतना चतुर हूँ कि किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूँ। मैं उपभोक्ता ऋण को पसंद नहीं करता। मेरे दायित्व वास्तव में 99% लोगों से ज्यादा हैं, लेकिन उनका भुगतान मैं नहीं करता। मेरे दायित्वों का भुगतान दूसरे लोग करते हैं, उन्हें किराएदार कहा जाता है। इसलिए खुद को सबसे पहले पैसे देने का पहला नियम ये है, कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान सबसे अंत में करता हूँ, लेकिन यह उन छोटे महत्वहीन बिलों के मामले में ही होता है जो मुझे चुकाने होते हैं। कभी कभार जब पैसों की तंगी रहती है, तब भी मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने चिल्लाने देता हूँ। उनका सख्त होना मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वे लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे बाहर निकलकर ज्यादा पैसे कमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, उस पैसे का निवेश करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने चिल्लाने देता हूँ। मैं आमतौर पर उन्हें सही समय पर पैसे दे देता हूँ। किम और मेरी क्रेडिट रेटिंग बेहतरीन है। हम सब दबाव के सामने नहीं झुकते और उपभोक्ता ऋण चुकाने के लिए अपनी बचत को खर्च नहीं करते या शेयरों को नहीं बेचते। इसमें बहुत ज्यादा वित्तीय समझदारी नहीं है। खुद को सबसे पहले सफलतापूर्वक पैसे देने के लिए बताई गई बातें याद रखें। पहली, कभी भी भारी कर्ज में ना फंसें जिसे आपको चुकाना हो। अपने खर्च कम रखें, अपनी संपत्तियां को सबसे पहले बनाएं। इसके बाद ही कोई बड़ा मकान या अच्छी कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहने में कोई समझदारी नहीं है। जब आपके पास पैसे की तंगी हो तो दबाव बढ़ने दें, लेकिन अपनी बचत या निवेशों में हाथ ना डालें। दबाव का इस्तेमाल अपनी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए करें, ताकि यह ज्यादा पैसे कमाने और आपके बिलों का भुगतान करने के लिए नए तरीके सोचे। इससे आपकी पैसे बनाने की योग्यता और वित्तीय बुद्धि दोनों ही बढ़ जाएंगी। मैं बहुत बार वित्तीय मुश्किलों में फंसा हूँ, लेकिन मैंने हमेशा ज्यादा आमदनी कमाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और अपने संपत्ति वाले कॉलम में मौजूद संपत्तियों की दृढ़ता की रक्षा की है। मेरा बुककीपर चिल्लाता हुआ दौड़ लगाकर छिप गया था, लेकिन मैं एक अच्छे सैनिक की तरह किले की रक्षा कर रहा था, संपत्ति का किला। गरीब लोगों में गरीब आदतें होती हैं। बचत में हाथ डालना एक आम बुरी आदत है। अमीर लोग जानते हैं कि बचत का इस्तेमाल बिल चुकाने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए किया जाता है। मैं जानता हूँ कि यह कठोर लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा था, अगर आप अंदर से कठोर नहीं हैं, तो संसार आपको वैसे भी हमेशा इधर से उधर धक्के मारेगा। यदि आपको वित्तीय दबाव पसंद नहीं है, तो ऐसा फॉर्मूला खोजें जो आपके लिए कारगर हो। एक अच्छा फॉर्मूला है खर्च कम करना, अपना पैसा बैंक में रखना, इनकम टैक्स में अपने न्यायपूर्ण हिस्से से ज्यादा भुगतान करना, सुरक्षित म्यूचुअल फंड खरीदना और फिर औसत बने रहने की कसम खाना। लेकिन यह खुद को सबसे पहले पैसे दें नियम का उल्लंघन है। यह नियम आत्मत्याग या वित्तीय संयम को प्रोत्साहित नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मर जाएं।
जीवन आनंद के लिए मिला है। अगर आप अपनी वित्तीय प्रतिभा का आह्वान करते हैं तो आपको जीवन की सारी चीज़ें मिल सकती हैं। आप अमीर बन सकते हैं और बिल चुका सकते हैं, और इसी को वित्तीय बुद्धि कहते हैं। अपने ब्रोकर्स को अच्छे पैसे दें, अच्छी सलाह की शक्ति। कई बार मैं देखता हूँ कि लोग अपने मकान के सामने एक तख्ती लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है मालिक द्वारा बिकाऊ है। या मैं टीवी पर लोगों को देखता हूँ जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे इसकी विपरीत नीति पर चलना सिखाया था। वे पेशेवरों को अच्छे पैसे देने में यकीन करते थे और मैं भी उन्हीं की नीति पर चलता हूँ। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और शेयर दलाल हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मतलब है अगर यह लोग पेशेवर हैं तो उनकी सेवाओं से आपका मुनाफा बढ़ना चाहिए, और वे मुझसे जितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनकी बदौलत मैं उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। हम सूचना युग में रहते हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको जानकारी देगा, लेकिन साथ ही वह आपको शिक्षित करने के लिए समय भी देगा। मेरे कई ब्रोकर्स मेरे लिए यह करते हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया था जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी नहीं था। मैं आज भी उसके साथ हूँ। मैं किसी ब्रोकर को जितना पैसा देता हूँ उसकी जानकारी पर मैं उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ। इसलिए मुझे यह बात अच्छी लगती है जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत से पैसे कमाता है, क्योंकि आमतौर पर इसका मतलब ये होता है कि मैंने भी बहुत सारे पैसे कमाए हैं। एक अच्छा ब्रोकर मेरे लिए पैसे तो कमाता ही है, इसके अलावा वह मेरा समय भी बचाता है। जैसे तब जब मैंने वह खाली ज़मीन $9,000 में खरीदी और उसे तुरंत $25,000 में बेच दिया ताकि मैं अपनी पोस्ट कार्ड ज़्यादा जल्दी खरीद सकूं। ब्रोकर्स बाजार में मेरी आँख कान हैं। वे हर दिन मैदान में रहते हैं, इसलिए वहाँ मेरे रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बजाय मैं तो गोल्फ खेलना पसंद करूँगा। जो लोग अपना मकान खुद बेचते हैं शायद भी अपने समय को ज़्यादा कीमती नहीं मानते हैं। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं, जबकि मैं उस समय का उपयोग ज़्यादा पैसे बनाने या अपने प्रियजनों के साथ गुजारने में कर सकता हूं। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि कई गरीब और मध्यवर्गीय लोग रेस्टोरों में खराब सेवा के बावजूद वेटर को 15-20% टिप देते हैं, लेकिन ब्रोकर को 3 से 7% चुकाने में शिकायत करते हैं। वे व्यय वाले कॉलम में लोगों को टिप देकर खुश होते हैं और संपत्ति वाले कॉलम में लोगों को टिप देने से कतराते हैं। इसमें तो वित्तीय समझदारी नहीं है। याद रखें, सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज़्यादातर ब्रोकर सिर्फ सेल्फ पीपल होते हैं। वे रियल एस्टेट बेचते तो हैं, लेकिन उनके खुद के पास कोई रियल एस्टेट नहीं होती, या होती भी है तो बहुत थोड़ी। मकान बेचने वाले और निवेश बेचने वाले में बहुत बड़ा फर्क होता है। यही शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमे के ब्रोकर्स के बारे में सच है, जो खुद को वित्तीय नियोजक कहते हैं। जब मैं इस तरह के किसी भुगतान पाने वाले पेशेवर व्यक्ति से बातचीत करता हूँ तो मैं पहले पता लगाता हूँ कि उसके खुद के पास कितनी जायदाद या शेयर हैं और वह कितने फीसदी टैक्स देता है, और यह मेरे टैक्स वकील तथा अकाउंटेंट पर भी लागू होता है। मेरा एक अकाउंटेंट है जो अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका पेशा अकाउंटिंग है, लेकिन उसका काम रियल एस्टेट है। इससे पहले मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटे कारोबारी अकाउंटेंट था, लेकिन उसके पास कोई रियल एस्टेट नहीं थी। मैंने अकाउंटेंट बदल लिया क्योंकि हम एक ही कारोबार से प्रेम नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ हित में काम करे। कई ब्रोकर्स आपको शिक्षित करने में समय लगाएंगे और वे आपके लिए सबसे अच्छी संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें और उनमें से ज़्यादातर आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनकी कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे तो फिर भी आपकी ज़्यादा मदद क्यों करेंगे? यह सरल या तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, प्रबंधन की एक योग्यता लोगों का प्रबंधन करना है। कई लोग सिर्फ उन्हीं लोगों का प्रबंधन कर पाते हैं जो उनसे कम चतुर हों और जिन पर उनकी शक्ति हो। मध्यम श्रेणी के कई मैनेजर मध्यम श्रेणी में ही बने रहते हैं और उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता है कि वे सिर्फ अपने मातहतों के साथ ही काम करना जानते हैं, अपने ऊपर के लोगों के साथ काम करना नहीं जानते।